रिटर्न में मार्क्स थोड़े से कम पड़ रहे हैं, हल्के साइड में आ रहे हैं, तो स्टूडेंट इंटरव्यू पे बहुत अधिक फोकस करता है और करना भी चाहिए। अनुभव में देखने को ये मिला कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स से मालूम पड़ते हैं कि वहीं से क्वेश्चन इन जनरल पूछा जाता है। ये हमारी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, ये हम अनुशंसा नहीं कर रहे हैं कि आप इंटरव्यू में यही करिए जो मैं बता रहा हूँ, आप और कुछ मत करिए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, आप इनको भी अपने तैयारी में शामिल कर लीजिए, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप अच्छे से अपने मुकाम को हासिल करेंगे, आपको अपनी मंजिल मिलेगी। अगर आपका इस विषय से कोई वास्ता है, या आप खुद स्टूडेंट हैं, या आपके कोई दोस्त हैं, या आपके कोई जानकार हैं, तो ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी मदद करेगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। रूबरू हूँ आपसे कुछ ओल्ड क्वेश्चंस जो जब मैंने इंटरव्यू दिया था आज के कई साल पहले, वहाँ से लेके अब तक जितने इंटरव्यू हुए हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू दे के आते हैं वो हमें बताते हैं, उसके आधार पर एक खाका हम शेयर कर रहे हैं, एक आकलन मैं साझा कर रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपकी मदद ज़रूर करेगा। कुछ ऐसे पुराने सवाल हैं, यानी कि कुछ ऐसे सवाल जो पहले पूछे गए हैं, वो हो सकता है मुझसे पूछे गए हो, या मेरे किसी स्टूडेंट से, या मेरे किसी दोस्त से, या मेरे किसी सीनियर से पूछे गए हैं, और जो मुझे अभी तक ध्यान है और जो मुझे याद है उसको मैंने जो माइंड के साइंस के अकॉर्डिंग विश्लेषण किया है। कौन सा भी सब्जेक्ट हो वहाँ पे ये आपको हेल्प कर सकता है। क्योंकि मैं बॉटनी से हूँ, इसलिए मैंने बॉटनी के एग्जाम्पल्स को लिया है, ताकि आप ये समझ सकें कि एग्जाम्पल के माध्यम से कि इस तरह से क्वेश्चंस हैं वो पुटअप होते हैं या पुटअप हो सकते हैं। तो इंटरव्यू है, इसकी मैकेनिज्म क्या, मैकेनिज्म समझना जरूरी क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है कि साहब हमारा एग्जाम तो हो गया, हमने पूरा हमारा सब्जेक्ट पढ़ लिया, इवन जीके भी पढ़ लिया, और फिर इंटरव्यू साक्षात्कार में ऐसा क्या होगा? तब हमें एक बेसिक मैकेनिज्म, यानी कि एनएलपी प्रैक्टिशनर होने के नाते एक बेसिक मैकेनिज्म को हम शेयर करें। तो बेसिक मैकेनिज्म क्या है कि आपसे इंटरव्यू के अंदर सूटेबल आंसर पूछे जाएंगे, यानी कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पे आपको सूटेबल आंसर देना है। आंसर तो हर कोई देगा, सारे ही देंगे, मगर सिलेक्शन के लिए सूटेबल आंसर की दरकार होती है, उचित उत्तर होना जरूरी है, या फिर लॉजिकल होना चाहिए, यानी कि आप जो आंसर दे रहे हैं उसमें एक लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक का मतलब वो किसी बुक में लिखा हो या किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हो, यानी कि सिर्फ हवा में बात ना करें, क्योंकि हवा में बात करते ही वो जो सामने जो एक्सपर्ट बैठे हैं, जो लर्नेड पर्सन है, जो विद्वान बैठे हैं, उनको सालों का अनुभव है सब्जेक्ट का और इंटरव्यू का और सच और झूठ का, उनसे हम कुछ छुपा नहीं सकते। तो लॉजिकल होना चाहिए और विथ रेफरेंस होना चाहिए, ये मैकेनिज्म है। यहाँ पे 70-30 है, इस पे मैं बाद में बात करूँगा। किस टाइप के क्वेश्चंस से शुरुआत हो सकती है? अगर मैं मेरा इंटरव्यू याद करूँ और मेरे दोस्तों का करूँ, तो एमएससी टू बॉटनी, यानी कि आपने एमएससी कब की और अब आप क्या कर रहे हैं, कि कितना सालों का अंतर है, एमएससी आपने कौन से ईयर में की है और अभी आप क्या कर रहे हैं, ये एक सीक्वेंस मालूम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में बीच का जो गैप है, और वो गैप जिसमें कुछ रिजल्ट नहीं है, जिसमें हमने कुछ काम नहीं किया, वो कुछ हद तक सही नहीं माना जाता। ऐसा कोई रूल नहीं है, मगर ऐसा नहीं माना जाता।
तो आपकी जो एक कंटिन्यूटी जो है कि भाई मैंने इस साल में एमएससी किया, इसके बाद मैंने पीएचडी किया या टीचिंग किया, जो क्या किया ये आपको मालूम होने चाहिए। हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए कि भाई अरे ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। मेरा वीडियो है आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपको माइंड को लेके जाना है कि भाई एमएससी से लेके अब तक का जो मेरा क्या ट्रैक रहा है, मैंने क्या किया है, और फिर एमएससी में आपका स्पेशलाइजेशन क्या था। आपका स्पेशलाइजेशन हर एमएससी के अंदर अपना स्पेशलाइजेशन होता है, चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। तो आपका स्पेशलाइजेशन क्या है और आपके जो स्पेशलाइजेशन की क्या बेसिक डेफिनेशन आप बता सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बेसिक डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चे को पता होती है मगर वह बता नहीं पाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन पुटअप करिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बेसिक डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए आपके स्पेशलाइजेशन की। अब बेसिक डेफिनेशन का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज नहीं, आपको नॉलेज तो है मगर काफ़ी अंतराल हो गया और आपके माइंड से वो डेफिनेशन निकल गई। तो इसको पहले रेडी कर लीजिएगा कि सेकंड प्रकार के क्या क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड प्रकार के क्वेश्चन इन जनरल, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी पे क्वेश्चन हो गया। अब पीएचडी पे क्या क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से हो सकती है, आपका पीएचडी का बेसिक वर्क क्या है, ये सवाल हो सकता है। आपकी अब तक की फाइंडिंग क्या है, यानी कि आप 1 साल से कर रहे हो, 2 साल से, 6 महीने से, या सबमिट हो गई, क्या हो गई, आपकी फाइंडिंग क्या है, और प्लस जो आपकी फाइंडिंग है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उसका सोशल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, यानी कि सोसाइटी को क्या मिलने वाला है, ह्यूमैनिटी को क्या मिलने वाला है आपकी पीएचडी के बाद में। आपके जो सुपरवाइजर हैं उनसे मिल लीजिएगा, उनसे बात कर लीजिएगा और वो जो आपको आंसर दें वही आंसर आपको वहाँ पे देना है। दूसरी सिचुएशन होती है, मेजॉरिटी में स्टूडेंट पीएचडी जो नहीं कर रहे वो टीचिंग कर रहे होते हैं, कहीं साल, 2 साल, 3 साल। अब सवाल है कि टीचिंग के बारे में क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं या होते आए हैं इन जनरल। एक क्वेश्चन मुझे ध्यान है, बेस्ट लेक्चर, यानी कि आप कौन से टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। ये क्वेश्चन तकिया कलाम क्वेश्चन की तरह है। या फिर आपका बेस्ट टॉपिक कौन सा है, या फिर आपका बेस्ट चैप्टर कौन सा है टीचिंग में। और जैसे ही आपने ये बताएंगे आपको यही परफॉर्म करने को कहा जाएगा। तो आप एक अपना बेस्ट टॉपिक और बेस्ट लेक्चर या बेस्ट चैप्टर को तैयार रखिए कि ये क्वेश्चन आते ही मैं ये आंसर दे दूंगा। कोशिश करिए कि जैसे ही आपका एक क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन का आंसर आप शुरू कर दें इससे पहले कि उस पर अगला क्वेश्चन आ जाए। एक क्वेश्चन पूछा आपसे और आप सोचने लग गए तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप सोचने लग जाएंगे तो क्या होगा, आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपने जैसे ये क्वेश्चन आए आंसर देना चालू कर दें। जैसे आपने आंसर देना चालू किया तो फिर अगला जो क्वेश्चन आपके आंसर में से आएगा और आंसर आपको तो मालूम है, तो आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। अब देखिए कुछ यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि मैं बॉटनी से हूँ, मैंने बॉटनी के एग्जाम्पल लिए हैं। आप जूलॉजी से हैं तो आपके जूलॉजी के एग्जाम्पल होंगे, आप फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स से होंगे, आपके जो सब्जेक्ट के हैं। और इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अपने जो मेंटोर हैं, बेस्ट टीचर हैं, उनसे एक बार बात कर लीजिएगा। वो आपकी इसमें बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। और हमारी यूनिवर्सिटी के और हमारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। कौन वर्सेस स्ट्रोबिलस, ये टेरिडोफाइट में आता है। कहीं हम कहते हैं इक्विसिटम कौन, हम कहीं कहते हैं स्ट्रोबिलस। भाई इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या होता है दोनों में अंतर, ये हमें पता होना चाहिए पहले। यानी कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हमें मालूम होने चाहिए। और अगर मालूम नहीं है, मान लो कि यही क्वेश्चन पूछा मालूम नहीं, तो आप सॉरी बोलिए, अगला पे चलिए, अटकना नहीं है। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हर्ब, श्रब और ट्री, इसमें क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हर्ब छोटे होते हैं, श्रब थोड़े बड़े होते हैं, ट्री लंबे होते हैं। गलत बात। इसको आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा कि वास्तव में अंतर क्या है और इनके एग्जाम्पल रखिएगा।
आपका जहाँ इंटरव्यू हो रहा है वहीं से एग्जाम्पल लीजिएगा या फिर आपकी लोकेलिटी से एग्जाम्पल लीजिएगा। अगला सवाल एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, व्हाट इज पैरासेक्सुअल साइकिल। अब ये पैरासेक्सुअल साइकिल फंजाई में आता है और ये क्या होता है ये आपको मालूम, यानी कि ऐसे जो मिसलेनियस टॉपिक हैं ये आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए, क्योंकि जनरल टॉपिक तो सबके ही तैयार हैं, आपको वहाँ लीड देना है। मान लो कि 100 लोग जा रहे हैं, 10 सीट है, तो आपको उन 90 से आगे निकलना है। तो 90 से आगे निकलने के लिए आपको कुछ तो रणनीति अपने आप की अपनानी पड़ेगी। उसमें से ये टेक्निक आपको हेल्प कर सकती है, ये मेरी टेक्निक है। फिर एक और है एनुअल वर्सेस सीजनल। एनुअल वार्षिक और सीजनल, इनमें क्या डिफरेंस होता है? दोनों वर्ड काम आते हैं बॉटनी में। फिर और आगे चलें, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर और जनरल कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये टेक्सोनोमी साइड को बिलोंग करता है और टेक्सोनोमी तो सारे कॉलेज में है, टेक्सोनोमी सारे कॉलेज में है और बहुत से बच्चे हैं जो टेक्सोनोमी से फियर करते हैं, डरते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक और में क्वेश्चन जिसको आप करके आए हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम आप दिए, सेमी टेक्निकल लैंग्वेज क्या होती है भाई? आप याद करिए कि जब आपका बीएससी में प्रैक्टिकल हुआ था टेक्सोनोमी, तो वहाँ वर्ड लिखा था सेमी टेक्निकल लैंग्वेज। क्या होता है? आपने भी सर से पूछा होगा या नहीं पूछा होगा, मुझे नहीं पता। ये यानी कि इस तरह से आपको थोड़ा सा लीक से हटना है। अब यहाँ पे एक हो गया पीएचडी, दूसरा हो गया टीचिंग, एक तीसरी कैटेगरी भी मिलती है। तीसरी कैटेगरी क्या मिलती है? बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, यानी कि जस्ट ताज़ा एमएससी की और नेट जेआरएफ हो गई और आपका आरपीएससी का एग्ज़ाम दिया और वहाँ पे सिलेक्शन हो गया और अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अब ये जो फ्रेशर्स हैं उनको मेरे अकॉर्डिंग, यानी कि जो माइंड का साइंस कहता है उसके अकॉर्डिंग, आपको एक साइड में डाइवर्ट हो जाना चाहिए, या तो टीचिंग साइड में डाइवर्ट हो जाना चाहिए, यानी कि आप टीचिंग की बात करो। डाइवर्ट का मतलब है कि आप टीचिंग की बात करो ताकि आपसे आपका इंटरव्यू यही चल जाए, यही रहे। या फिर आपकी रिसर्च अच्छी है तो आप रिसर्च की बात करें, तो आपका इस रिसर्च पे ही आपका काम हो जाए। यानी कि ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से क्वेश्चन हो गए फिर यहाँ से हो गए, फिर ऐसे नहीं करना है। कोशिश करिएगा, और इसके लिए समाधान है कि आप जैसे ही क्वेश्चन आए आंसर दो। क्वेश्चन आते ही आंसर देना है, रुकना नहीं है सटासट। और ये मत सोचिए कि मेरा आंसर गलत है या सही, बिल्कुल मत सोचिए। हाँ, ध्यान तो रखना है कि आंसर गलत है, इसके लिए आप पहले प्रैक्टिस करिए। आप जहाँ भी अभी हैं वहाँ पे 2-3 स्टूडेंट इकट्ठे हो जाइए और आप आपस में प्रैक्टिस करिए। और आपको कोई टीचर मिल जाए जो आपको प्रैक्टिस करवा दे तो वहाँ प्रैक्टिस करिए इस चीज़ को, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक वैकेंसी आती है, अगली वैकेंसी कितने टाइम बाद आती है और अगले में सर्टेनिटी आपकी कितनी कम हो जाती है, ये आपको मालूम है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। क्योंकि नहीं जानते होते तो आपके इतने अच्छे नंबर नहीं आते और आप तैयारी नहीं कर रहे होते, यानी कि मेरा वीडियो आप नहीं देख रहे होते। अगले टाइप का क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो अगले टाइप का क्वेश्चन है वो क्या है? जीके पेपर आपका था, आप कहेंगे बिल्कुल था। तो जीके पेपर बेस, यानी कि आपका जो बर्थ टू प्रेजेंट है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, यहाँ मैंने कहा बॉटनी की एग्जांपल, यानी कि आपका जो बर्थ प्लेस है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहें सिंपल भाषा में, तो उसको आप बॉटनिकल आइज से, यानी कि बॉटनी की आंखों से आपको देखना है। यानी कि ऐसा क्या बॉटनिकल है? फॉर एग्जाम्पल आपका इलाका डेजर्ट में आता है, होम डिस्ट्रिक्ट, तो व्हाट इज डेजर्ट? यहाँ से आपका बॉटनिकल व्यू बन गया। पास रिवर है और उस रिवर के वहाँ की वेजिटेशन में क्या इम्पैक्ट है, इस तरह से। यानी कि आपको अपने इलाके का जहाँ जहाँ आप रहे हैं वहाँ का बॉटनिकल व्यू आपको देखना है, बॉटनी की आंखों से आपको देखना है, बॉटनी का चश्मा लगाना है, फिर उसको आपको देखना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये हमें कैसे पता? इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ से आपने बीएससी की थी उन टीचर्स को फ़ोन मिला लीजिए, वो बहुत खुश होंगे। या फिर जहाँ से एमएससी की उनको फ़ोन मिला लीजिए, उनसे मिल लीजिए और उनका आशीर्वाद है वही आपको बॉटनिकल आई दे देगा वहीं से। लास्ट सेगमेंट आ गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वाई वी सेलेक्ट यू। यानी कि मान लो कि आपको जो सामने एक्सपर्ट का पैनल बैठा है वो कह दे कि हम आपका सिलेक्शन क्यों करें भाई, बताइए। और ये सवाल आपको पहले कर लेना है खुद का कि भाई वो पीएससी वाले मेरा सिलेक्शन क्यों करें, मेरे में ऐसा क्या खास बात है। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है,
मेरा सिलेक्शन क्यों हो? इतने सारे 100 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें से मान लो 10 का होना है, तो ऐसा मेरे में क्या है कि मैं उन 10 में आ रहा हूँ? ये खुद से सवाल है। और या फिर इसी को कहते हैं योर सुटेबिलिटी, यानी कि आपकी सुटेबिलिटी क्या है, आपके अंदर ऐसा क्या क्या है जो नौकरी के बाद वहाँ पे चाहिएगा। आपके अंदर क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्या आपके अंदर ब्लैक बोर्ड का कॉन्फिडेंस है जो वहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। स्टूडेंट को हैंडल करना है, क्या आपके पास ऐसा है कि आप स्टूडेंट को हैंडल कर लेंगे। आपके पास ऐसा कौन सा खास सब्जेक्ट है जिसकी ज़रूरत वहाँ बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा क्या, ये अपने आप से सवाल करने हैं। अपने आप को सवाल करने के लिए NLP टेक्निक भी बता दूं कि आपको क्या करना है कि आप जब स्टूडेंट थे तब आपके जो टीचर थे, आपके जो प्रोफेसर थे, वो वहाँ आपको कैसे हैंडल करते थे उसको याद करिए, और याद करते आपको वहाँ से सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। समरी ये है डियर स्टूडेंट कि ये 70-30 का गेम है, यानी कि 70% ये माइंड का गेम है और 30% आपका कंटेंट का गेम है। कंटेंट यानी कि सब्जेक्ट का नॉलेज, कंटेंट यानी कि सब्जेक्ट का नॉलेज, यानी कि कितनी डेटा आपके माइंड में सेव है, ये 30% का ही हिस्सा देखा गया है, मगर 70% ये माइंड का गेम है। अब सवाल है कि माइंड का गेम का एक उदाहरण से मैं बता देता हूँ कि जैसे आपसे एक सवाल पूछा कि भाई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोन एंड स्टोबिलस, यही क्वेश्चन पूछ लिया। या फिर आपसे पूछ लिया आप PhD क्यों कर रहे हैं, यही सवाल पूछ लिया। बहुत आसान से सवाल है और आप सोचने लग गए, तो क्या होगा, अगला सवाल आ जाएगा, फिर आप सोचने लग जाएंगे, फिर अगला सवाल आ जाएगा, और ऐसे 2-3 बार ऐसा हुआ और होते इस दौरान आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल का मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि आपको आंसर आ रहा होगा मगर आप दे नहीं पाएंगे। आपको आंसर आ रहा होगा मगर आप आंसर दे नहीं पाएंगे। तो ये माइंड गेम हो गया। एक और दूसरा उदाहरण देता हूँ माइंड गेम का कि मान लो आपका जो आंसर है वो आंसर मान लो किसी एक्सपेरिमेंट से है। आपका आंसर यानी कि क्वेश्चन ऐसा है जो आपके PhD के एक्सपेरिमेंट पे है। अब उस एक्सपेरिमेंट का उन एक्सपर्ट को नहीं पता, क्योंकि तो आपको और आपके जो गाइड को ही पता है। तो उस एक्सपेरिमेंट आपको याद है बहुत अच्छे से। अगर आप रुक गए वहाँ पे, गैप ले लिया, तो आप उसको बता नहीं पाएंगे तो आपका एक्सपेरिमेंट है वो जरूर नहीं है सही माना जाए। ये जो 70% का हिस्सा, इस पे फोकस करिए। हाँ, अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपको कोई डाउट है या आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं, आपको कोई ऐसी चीज़ है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करूंगा और मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपकी ओपिनियन भी लिखिएगा, क्योंकि आपकी ओपिनियन के बेस पे ही अगला वीडियो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।